सबसे पहले तो ये देख लो कि जो ये प्रश्न जितने भी मैं आपको बताऊंगा आज करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन होंगे सारे के सारे कि आप इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। एक भी क्वेश्चन को, सारे के सारे एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है और आएंगे ही आएंगे पेपर में। ये हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में ना आए, कोई नहीं रोक सकता इनको एग्जाम में आने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना आपका पहला प्रश्न है। देखो पहला प्रश्न क्या है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के दल में किस खेल के एथलीटों का सबसे बड़ा समूह है। इसका मतलब जानते हो, वो कह रहे कि जो अभी 2024 में जो होने हैं, अभी स्टार्ट होने वाले हैं 2024 में जो ये ओलंपिक गेम्स होने हैं, है ना। इन ओलंपिक्स गेम्स में सबसे ज़्यादा जो, जैसे मतलब कुश्ती के अलग दल जाता है ना, एथलेटिक का अलग दल जाता है, आपका हॉकी का अलग जाता है, तो इसमें एथलेटिक के जो है सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जा रहे हैं, ये कहना चाह रहा हूँ, है ना। ये पेपर में आएगा प्रश्न कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा जो है किस दल के खिलाड़ी गए थे, या कौन सा सबसे बड़ा दल था। तो एथलेटिक्स, मतलब एथलेटिक्स के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा गए थे 29 खिलाड़ी गए थे। देखिए यहाँ पे लिख भी रहा हूँ कितने खिलाड़ी गए थे, 29 खिलाड़ी गए थे। ये पूछेगा, खिलाड़ियों की संख्या भी पूछ सकता है कि कितने खिलाड़ी गए थे, है ना। तो 29 खिलाड़ी गए थे, और सबसे ज़्यादा किसके गए थे, एथलेटिक्स के गए थे 29, ये ध्यान रखना आपको। दूसरा क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन नहीं है ना, तीसरा क्वेश्चन देखो सीधे। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा, एशिया की पहली स्वास्थ्य, देखो एशिया की पहली, देखो एशिया की है भाई, बहुत महत्वपूर्ण, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित है, स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा कहाँ स्थित है। बहुत खास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मतलब क्या है, क्लिनिक स्वास्थ्य से संबंधित एक प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा की गई है, और ये एशिया की पहली है, ये ध्यान रखना, एशिया की पहली है, और ये जो है फरीदाबाद में जो है लगाई गई है ना, फरीदाबाद में लगाई गई है। देखिए जरा इसके बारे में डिटेल में क्या कह रहा, देखो विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, राज्य में डॉक्टर, ये क्या कहते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। वैसे राज्य मंत्री को कम पूछा जाता है, कैबिनेट मंत्री ज़्यादा पूछे जाता है, पर फिर भी ध्यान रख सकते हो आप लोग ने। 16 जुलाई 2024 को फरीदाबाद में ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, है ना, में क्या किया इसने, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कहाँ किया गया है, फरीदाबाद में। और एशिया की पूछेगा कि एशिया की पहली प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा जो है कहाँ है और कौन सी है ना, ये ध्यान रखना आप लोग, खास क्वेश्चन है ये। देखो जरा इसमें देखना आप लोग, चौथा क्वेश्चन देखना क्या बता रहा है। देखो 15 जुलाई 2024 को भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया। देखो भाई जरा ये समझ लो कि जब तक नया विदेश सचिव नहीं बना, या अभी जो कोई पेपर होने वाले होंगे ना 2-4 महीने में, या 5-6 महीने के अंदर अंदर, या 1 साल के अंदर अंदर, वहाँ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी विदेश सचिव कोई बनता ना नया, तो इसको पूछता है पेपर में, बहुत खास है। विदेश सचिव बनाया गया है, तो किसे बनाया गया है, तो ये ध्यान रखना, विक्रम मिस्री को, विक्रम मिस्री को जो है विदेश सचिव बनाया गया है 15 जुलाई 2000, जो नई सरकार बनी है उसमें, है ना, इसको ध्यान रखना। और अगर बाई चांस जो क्या कि जो बड़े पद पे बनते हैं ना कोई भी, तो उनके बारे में कई बार जब डीप कोई पेपर बनता तो पूछ लेता कि इससे पहले क्या थे, या क्या किस पद पर रह चुके हैं। तो ये 1989 के IFS अधिकारी थे ये, है ना। और इससे पहले देखो खास बात क्या है, इससे भी ज़्यादा IFS अधिकारी थे ना 1980, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए क्या है कि जुलाई 2024 को भारत के नए विदेश सचिव के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। कब संभाला है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये देखो गेम्स में मैंने पढ़ाया भी था ये चीज़ें। ये देखो पुरुष एकल विंबलडन खिताब 2024 किसने जीता, बताया था ना। ये क्या कहते हैं, इसके बारे में जिक्र भी किया था, ये विंबलडन क्या होता है बता रखा है डिटेल में। तो किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास बात पता क्या है, इससे भी खास बात कि इसने हराया किसको, नोवाक जोकोविच को हराया, जो बहुत ही, ये पूछ सकता है
कार्लोस अल्कराज ने किसे पराजित करके पुरुष एकल विंबलडन 2024 का खिताब जीता, और इन्होंने लगातार दूसरी बार जीता है एकल का। ये देखो लिख भी रहा होगा यहाँ पे, कार्लोस अल्कराज ने 14 जुलाई 2024 को नोवाक जोकोविच को 6-2, 6-2 और 7-6 से पराजित कर या हराकर अपना लगातार दूसरा पुरुष एकल विंबलडन खिताब जीता है। लगातार जीता है, तो ये भी ध्यान रखना, ये पूछ लेता है कि लगातार जीता है या किसने जीता है ना। ये तो नहीं पूछता कितने कितने से हरा है, परंतु ये इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी कि देखो मतलब कितने ज़बरदस्त तरीके से हरा है कि 6-2, 6-2 और 7-6। पहला गेम में जो चला उसमें 6 पॉइंट जो है अल्कराज का है या कार्लोस का है, और केवल 2 पॉइंट ही नोवाक जोकोविच ने हासिल किए। दूसरे में भी उसने अल्कराज ने 6 और जोकोविच ने केवल 2, और तीसरे में जोकोविच ने 7 किए, अल्कराज ने 7 किए और जोकोविच ने क्या है 6 किए। तो सारे में जो है तीनों के तीनों गेम जो है किसने जीते हैं, अल्कराज ने जीता है। तो ये बहुत खास बात है कि जोकोविच ने 3 में से एक गेम भी नहीं जीत पाया, है ना। तो ये 3 गेम होते हैं इनमें। अब ये मत बोल देना कि जब 2 जीत लिए थे तो तीसरा अगर ये जीत भी जाता नोवाक जोकोविच तो भी वही जीता, फॉर्मेलिटी होती है, तीनों के तीनों ही खेलने पड़ते हैं, है ना। 3 में से जो 2 जीतता है वही जीत जाता, उसने तीनों के तीनों जीते। ये देखिए जरा, ये देखो ये आपका ये क्वेश्चन, तो ये मान के चलो ये क्वेश्चन लाइफ टाइम के लिए बन गया इंपॉर्टेंट। देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे, क्या लिख रहा है, CISF, और दूसरा क्या लिख रहा है, BSF, है ना। CISF और BSF, ये देखो द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल की कितनी प्रतिशत नौकरियां आरक्षित की है। ये समझ लो, ये लाइफ टाइम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर कोई अग्निवीर में भर्ती होना चाहता है तो आगे के लिए बहुत ब्राइट है इसका भी, इसमें भी फ्यूचर। देखो क्यों है ब्राइट, क्योंकि यहाँ पे देखना कि 10% जो है इसका आंसर है, ठीक है ना। मतलब समझो जरा क्या बोलना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि जो ये CISF है और BSF है, इन दोनों ने भाई, जैसे ITBP भी आती है, पैरामेडिकल फोर्सेस, और क्या और भी बहुत सारी आती है, लेकिन अभी जो है केवल CISF और BSF नहीं किया है। क्या किया इन्होंने कि जो मतलब पूर्व अग्निवीर होंगे उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे अभी अग्निवीर है तो आर्मी में भर्ती होते हैं, आर्मी में जो अग्निवीर होंगे ना, कितने साल की सेवा है इनकी, है 7 साल कर दी। 7 साल के बाद जब अग्निवीर रिटायर हो जाएगा ना, तो उसके बाद अगर वो BSF में या CISF में जाना चाहेगा तो उनके लिए 10% सीटें अलग से आरक्षित होगी, परमानेंट नौकरी लग जाएगी। यानी कि 100 सीटें, अगर 100 सीटें निकली है तो 100 में से जो है 10 सीटें उनको जो है आरक्षित मिल जाएगी। समझ लो, जैसे BSF में अगर बाई चांस जो है 2 में आ गई, जैसे CISF में भी आ गई नौकरी, तो CISF में भी 100 सीटें, BSF में भी 100 सीटें, है ना, इसमें भी 100 है, तो 10 सीटें इसमें हो गई, 10 इसमें, तो 20 सीटें हो गई। और उतने ज़्यादा अग्निवीर तो अभी तो खैर रिटायर कोई हुआ ही नहीं, है ना। तो जो रिटायर होंगे पहले बैच दूसरे बैच आएंगे वो तो सीधे जाएंगे और नौकरी लग जाएगी। लेकिन बाद में जब संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो थोड़ा ये हो सकता है, थोड़ा कंपटीशन फाइट करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी नौकरी आराम से मिल जाएगी 10%। और उसमें से भी जो नौकरी करके आ जाएगा ना 7 साल, उनमें से आधे भी नहीं होते ऐसे कि जो दोबारा नौकरी करना चाहेंगे। क्योंकि ये सरकार की योजना है ना, ये ऐसी है कि आप पैसा कमा के आ जाओगे ना तो आप कुछ ना कुछ अपना बिजनेस करोगे। नौकरी में भी आदमी परेशान हो जाता है, आदमी बहाने ढूंढता है, आदमी को बहाना मिल जाएगा कि चलो रिटायर हो गया, अब कौन कर रहा दोबारा, है ना। लेकिन अगर कोई दोबारा जाना चाहेगा तो देखो इन्होंने, तो ये बहुत खास क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन इस तरीके से बनते रहेगा लाइफ टाइम आपके पास, हमेशा के लिए, जब तक भी आप पेपर देना चाहोगे, जो भी पेपर देना चाहेंगे, कि किस फोर्स ने सबसे पहले पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण दिया था। तो सबसे पहले किसने दिया था, CISF और BSF ने। लेकिन अभी करंट के हिसाब से तो यही पूछेगा कि किसने दिया है आरक्षण अभी, तो यही हमेशा के लिए क्वेश्चन बन गया। और कितना आरक्षण दिया है ये जरूर याद रखना, कितना आरक्षण दिया है, 10%। और दोनों तरीके से प्रश्न बनेगा पेपर में। समझ में आ गई ना बात, चलो ठीक है, बहुत खास क्वेश्चन है। चलो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखें जरा क्या लिख रहा है। चलो ये भी पूछ लेता है भाई कई बार, जैसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, फुल फॉर्म पूछ लेता है, किसकी है, CISF की फुल फॉर्म है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है ना। और सीमा सुरक्षा बल किसको कहते हैं, BSF को कहते हैं ना।
नए पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबलों की 10% नौकरियों को आरक्षित की है। चलो ठीक है, ये तो आपको बता ही दिया मैंने। ये वाला देखो जरा 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहा, जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक अभ्यास पिच बैक 2024। देखो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभ्यास पिच बैक 2024 कहाँ आयोजित किया गया। ये पिच बैक अभ्यास तो लिख ही रहा कि कहाँ आयोजित किया गया, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किसके बीच ये अभ्यास हुआ है और किन सेनाओं के बीच ये अभ्यास हुआ, किन देशों के बीच और किन सेनाओं के बीच हुआ है, ये जरूर याद रखना। सबसे पहली बात कि इसका आंसर तो खैर ये है, ये देखो क्या लिख रहा है, RAAF, क्या लिख रहा है, RAAF। आप चाहो तो इसको ना भी रखोगे याद, इतना याद रख लेना, डरबिन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, अपने आप ही डरबिन ऑस्ट्रेलिया तो उसको देना ही पड़ेगा पीछे, तो आप ये सीधा इसको देखना डरबिन ऑस्ट्रेलिया। और बाई चांस अगर ऑस्ट्रेलिया के ही दे दिए सारे के सारे नाम तो कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया से काम नहीं चलेगा, डरबिन भी याद रख लेना, है ना, बेस डरबिन रख पाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना, इसको नहीं भी रखोगे तो भी आपका चल जाएगा काम। पर इसमें देखो खास बात क्या है कि जो ये डरबिन ऑस्ट्रेलिया में जो ये अभ्यास पिच बैक हुआ ना, ये है ना, ये क्या कहते हैं, दो सेनाओं के बीच है, और सेना कौन है, वायुसेना, भारतीय वायुसेना, याद रखना, भारतीय वायुसेना और ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना। देखो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, इनका नाम रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स है, तो भारतीय एयरफोर्स और ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स के बीच में हुआ है कौन सा अभ्यास, उस अभ्यास का नाम क्या है जिसको हम सैन्य अभ्यास बोलते हैं, क्या, अभ्यास पिच बैक 2024। बहुत खास है, पेपर में आएगा, कंफर्म है ये, है ना। तो ये देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे भाई, क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, एक तो ये बनेगा कि अभ्यास पिच बैक किन देशों के बीच हुआ है, या भारत के एयरफोर्स ने अभ्यास पिच बैक किस देश के साथ किया है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, है ना। भारत की कौन सी सेना ने किया है ये पिच बैक अभ्यास, तो एयरफोर्स लिख देगा, है ना, मतलब वायुसेना लिख देगा, जल सेना लिख देगा, थल सेना लिख देगा, तो वायुसेना, ये भी याद रखना आपको, है ना। हुआ कहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ये जरूर याद रखना। और ये देखो यहाँ पे तो खैर वो पहले से थोड़ा क्वेश्चन बना होगा, तो अभ्यास पिच बैक 2024 के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस डॉर्बिन पहुंची गई है, और 43 साल के इतिहास में यह सबसे बड़ा अभ्यास है पिच बैक, सबसे बड़ा अभ्यास है, 43 साल के आयु में इतना बड़ा अभ्यास जो है कभी नहीं हुआ, है ना। और इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो 12 जुलाई से 2 अगस्त, अभी 2 अगस्त नहीं आया ना, चल रहा है, 12 जुलाई से 2 अगस्त तक है। हालांकि इतनी डेट पूछ भी सकता है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं भी पूछ सकता है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बाई चांस वाली बात है कि पूछ ले, बहुत जब किसी का दिमाग खराब होता है ना पेपर बनाने वाले का कि बहुत ही ज़्यादा डीप पूछना चाह रहा है तो पूछ देता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन, नहीं तो इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये है कि अभ्यास का नाम क्या है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के एयर फोर्स के बीच में या भारत और ऑस्ट्रेलिया के वायुसेना के बीच में जो क्या कहते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है उसका नाम क्या है, तो अभ्यास पिच बैक 2024, इसका नाम पूछ सकता है। या अभ्यास पिच बैक 2024 किन सेनाओं के बीच हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत की वायु सेनाओं के बीच हुआ है, और कहाँ पे हुआ है, तो डरबिन ऑस्ट्रेलिया में। 3 पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है जो पेपर में बनेंगे, समझ में आ गया ना। चलो अगला क्वेश्चन पे जाते हैं जरा। अगला क्वेश्चन देखने यहाँ पे है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है। ये देखो भाई, ये तो बिल्कुल ही एकदम खास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन और कई बार पेपर में आता है। तो अभी 133वां संस्करण इसका स्टार्ट होने वाला है, इसी वजह से ये आया है ये क्वेश्चन, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है और ये अभी इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है, तो कौन सा है भाई, डुरंड कप। ये भारत का ही नहीं है, एशिया का। अगर भारत का सबसे पुराना बोलेगा तो भी डुरंड आएगा, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट बोलेगा तो भी डुरंड। और ये तो आता है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से हैं, ये फुटबॉल से हैं। और ये अभी होने वाला है इस साल, तो इसको ध्यान रखना 2024 में जो होगा ना ये डुरंड कप, ये डुरंड कप का 123वां संस्करण होगा। 133वां, 132 हो चुके हैं, 133वां होगा। ये भी बहुत पूछा जाता है कि जो 2024 में डुरंड कप खेला गया था, क्योंकि अब तो होने वाला है तो आने वाला है, तो खेला गया था ऐसे पूछेगा, या खेला जा रहा है, आपका अभी प्रश्न होगा पेपर आएगा तो ऐसे पूछेगा वो कौन सा संस्करण 2024 में डुरंड कप का कौन सा संस्करण खेला गया, 133वां। डुरंड कप किससे संबंधित है, तो ये जरूर याद रखना, फुटबॉल से। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये जरूर याद रखना।
9वां क्वेश्चन देखते हैं जरा, 9वें क्वेश्चन में क्या दे रहा। देखो, जुलाई 2024 में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, देखो भाई, देखो इसको CSC है ना, CSC भी बोलते हैं शॉर्ट में। बिल्कुल एकदम मैं बता रहा हूँ आपको, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, सारे के सारे एग्जाम में आने के लिए तैयार हैं। आगे बहुत मेहनत से ला रखे हैं, चाट चाट के। देखो जरा, जुलाई 2024 में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के 5वें सदस्य देश के रूप में किस देश को आधिकारिक तौर पर स्वागत किया गया है, शामिल किया गया है। स्वागत नहीं, बिल्कुल शामिल किया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न तो आपके पास ये बनेगा कि जो ये आपका कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, इसमें कितने देश हैं, ठीक है ना, कितने देश हैं, 5 देश। 2024 से पहले कितने थे, 4 देश। और ये बनाया किसने है, 3 देशों ने बनाया। मैं अभी दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, उसमें जरा थोड़ा सा और डिटेल में आएगा। फिलहाल इतना ध्यान रखो, इस क्वेश्चन के लिए जो सीधा सीधा एग्जाम में आएगा वो है बांग्लादेश। जो 4 देश हैं इससे पहले, है ना, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में मौजूदा सदस्य देश कौन कौन है। देखो, भारत है, दूसरा श्रीलंका, तीसरा मॉरिशस और चौथा है मालदीव, ठीक है ना। 4 देश तो ये हैं। 5वां देश किससे शामिल किया, बांग्लादेश को। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव या फिर लिख देगा CSC में कितने देश हैं, तो 5 देश हैं, है ना। कौन कौन से देश हैं या इनमें कौन सा देश नहीं है, तो ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। जैसे पाकिस्तान को लिख देगा ऑप्शन में, चीन को लिख देगा ऑप्शन में, है ना, अफगानिस्तान को लिख देगा ऑप्शन में। तो कौन कौन है, देखो भारत है, ठीक है ना। थोड़ा सा भारत के मैप में मैं आपको दिखा दूं कहाँ पे ये देश है। अब मैं मैप निकालना नहीं चाहता अलग से, पर यहीं पे बना देते हैं आपको छोटा सा मैप, ठीक है। इंडिया का एक छोटा सा मैप बनाते हैं और मैप में हम देखते हैं, क्योंकि फिर आपको याद भी रह जाएगा भाई, ठीक है। ये देखो, इंडिया का मैप बना दिया हमने छोटा सा, यहाँ पे समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं फिर। दिख रहा है, थोड़ा लग रहा है इंडिया का मैप, ये लग रहा है। अब देखो जरा, ये इंडिया का मैप बना दिया मैंने छोटा सा। इंडिया के मैप में देखो, ये तो हो गया आपका भारत, है ना, ये तो आपका इंडिया हो गया अपना। श्रीलंका देखो, यहाँ पे आपको श्रीलंका है, पड़ोसी देश है, ये हो गया आपका यहाँ पे श्रीलंका, ठीक है ना, ये श्रीलंका। मॉरिशस देखो, मॉरिशस आपका कहाँ पे है, कहाँ पे मॉरिशस, मॉरिशस इधर है, इधर आता है आपका, ये है मॉरिशस, एशिया में ही पड़ता है ये, है ना। जापान इधर आपका, जापान तो ऊपर है, इधर है आपका, है ना। इधर जो है मॉरिशस, इधर इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया अभी आपको इसको ही देखो, मॉरिशस हो गया आपका। मालदीव, मालदीव कहाँ है, मालदीव कहाँ है पता किसी को, मालदीव का, मालदीव भी इंडोनेशिया के इधर ही साथ है, इधर मालदीव, है ना, इधर मालदीव है। और आपका कौन सा बचा, ये हो गया ना 4। और बांग्लादेश, बांग्लादेश कहाँ पे है, बांग्लादेश। अब देखो जरा, कारण बता रहा हूँ, ये सारे के सारे ना इधर बंगाल की खाड़ी से लगे हुए देश हैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से लगे हुए देश हैं। और इसी वजह से ये जो है एक समुद्री त्रिपक्षीय समझौता था। अभी मैं इसके बारे में दूसरा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, उसमें थोड़ा डिटेल में देखेंगे। फिलहाल इतना देखो कि आपको ये देश दिख रहे होंगे ना, मैंने मैप इसीलिए बनाया कि ये सारे के सारे देश कहाँ पे दिख रहे हैं आपको, लगभग बंगाल की खाड़ी में दिख रहे हैं। और बंगाल की खाड़ी में होने के कारण इन देशों का जो समझौता ना, ये त्रिपक्षीय समुद्री समझौता है, जो समुद्र में व्यापार किए जाते हैं, जैसे तेल का व्यापार हो गया, और चीज़ों का व्यापार हो गया, समुद्री सीमाएं होगी, उनसे लेकर आपस में समझौता किया गया है इन देशों ने, जिन समझौते की वजह से जो आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, है ना, युद्ध की स्थिति ना बने, तो आपस में भाईचारे से जो है काम हो सके समुद्र में, इस वजह से लाया गया। तो आपको जो जब भी ये पूछेगा ना, तो आपको आसान है, देगा वो पड़ोसी देश, जैसा आपके पास क्या दे देगा, बांग्लादेश दे देगा, सॉरी बांग्लादेश, तो यहाँ पे क्या हो गया, म्यांमार, है ना, म्यांमार हो गया। ये यहाँ पे भूटान हो गया, है ना, यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे चाइना हो गया, यहाँ पे अफगानिस्तान हो गया, और यहाँ पे पाकिस्तान हो गया। इनको देगा वो ऑप्शन में, इनमें से कौन सा देश है जो आपका किस में है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शामिल है या नहीं है। अब कितने हैं वो तो आपको समझ ही गए, 5 है, तो इनको देगा ऑप्शन में। तो आप सीधा अपने माइंड में रखना कि कोलंबो सिक्योरिटी वाला जो ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है,
ये किसके लिए बना है? समुद्री समझौता है एक हिसाब से, और समुद्री समझौता है तो वही देश होंगे जो बंगाल समुद्र से लगे हुए हैं। और समुद्र से कौन कौन लगे? भारत के इधर तो समुद्र के तरफ, इधर भारत के तरफ, इधर देश तो दूरी है, इधर वाले देश ही है ज़्यादा। बंगाल की खाड़ी का याद रख लेना बस। तो आपका इधर दे देगा ऑप्शन में, तो ये हो नहीं सकता, चाइना भी हो नहीं सकता, अफगानिस्तान भी हो नहीं सकता, पाकिस्तान भी हो नहीं सकता। इनसे क्या मतलब हमारा? तो समुद्र में जो देश है उनसे ही मतलब है, तो यही होंगे, है ना यहाँ के। तो आपको याद रखना कि भारत, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव और पांचवा देश किसे शामिल किया गया? बांग्लादेश को। ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन आएगा आपके पास, अभी देखो अगला क्वेश्चन आएगा, उसमें लिखेगा ये सारी चीजें डाउट डिटेल में। ये देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो यहाँ पे, देखो भारत में 2020 में सबसे पहली बात 2020 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या था? तो देखो भाई, इसका आंसर ये देखो, समुद्री सहयोग का विस्तार करना। बोल रहा था ना मैं यही बात, समुद्री सहयोग हो गया, समुद्र से संबंधित है। देखो सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा, पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करना, तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो है लिख रहा है। लेकिन आपका क्या होगा? समुद्री सहयोग का विस्तार करना। अब देखो समुद्री सहयोग का विस्तार करना है, देखो CSC का मतलब कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई? 2020 में हुई। की किसने? भारत, श्रीलंका और मालदीव ने। ये याद रखना, भारत, श्रीलंका और मालदीव ने इसकी स्थापना की थी। जो इनके बीच में क्या था? त्रिपक्षीय समुद्री समझौता था। कैसा समझौता था? त्रिपक्षीय समझौता। तो पूछेगा किसने स्थापना की थी। अब जब 2020 में 3 ही देश थे, तो अभी 5 देश है, 5वां देश आया बांग्लादेश, तो चौथा देश कौन था और कब आया? कौन बचा? मॉरिशस। मॉरिशस 2022 में आया था। ये देखो लिखेगा अभी, और खत्म नहीं हुआ। ये देखो यहाँ पे देखो, सहयोग के दायरे का विस्तार करने के लिए की गई थी। मॉरिशस मार्च 2022 में शामिल हुआ, मॉरिशस 2022 में शामिल हुआ, और बांग्लादेश 2024 में 5वें देश के रूप में शामिल हुआ। मॉरिशस इसका क्या है? चौथा देश था, ये 4th है, और ये क्या है आपका? बांग्लादेश आपका 5th हो गया, 5वां देश हो गया। और इससे पहले 3 देश थे, तो 3 देश कौन कौन से थे जिनके बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ था? एक भारत, एक श्रीलंका और एक मालदीव। बहुत सारे, अगर मैं आपको गिनाऊं यहाँ पे तो 10-12 क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर से, और इतना इंपॉर्टेंट है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बार जो है क्योंकि ये नया बांग्लादेश को शामिल किया गया है ना अभी, तो इस वजह से ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया, आएगा पेपर में। इसको पूछे बांग्लादेश को, चाहे ना पूछे, ना पूछेगा जरूर कुछ ना कुछ इसके अंदर से, तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है GS पढ़ने का तरीका। ऐसे करके ये देखो कितनी चीज़ों को कवर कर रहा है ना, तो इसलिए मैं बताता हूँ करंट अफेयर्स हमेशा पढ़ने चाहिए। ये देखो अगला क्वेश्चन देखो, जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान PM मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो आपको याद रखना भाई, वेरी वेरी लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? कितने खास क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, सेंट एंड्रयू द पोस्टल का आदेश, जो ये सेंट एंड्रयू द पोस्टल का आदेश है ना, ये रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। जैसे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है ना क्या? भारत रत्न। भारत रत्न जैसे भारत का है, तो ऐसे ही रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है कौन सा? सेंट एंड्रयू द पोस्टल का आदेश, ये पूरा नाम है उसका सम्मान का। और रूस का किसी भी देश का सबसे बड़ा पुरस्कार किसी भी भारतीय को मिलना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बहुत बड़ी उपलब्धि होने के कारण उसका ये समझ लो कि उसने पेपर में आना है तो आना है, तो समझ लेना। क्वेश्चन कितने तरीके से बन सकता है, देखो क्या करते हैं कुछ लोग, जैसे सपोज एक पेपर में प्रश्न आया, सपोज आ गया ये प्रश्न आता है इस प्रकार से, बोल देगा रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान का नाम क्या है? अब दे दिया यहाँ पे क्या? सेंट एंड्रयू द पोस्टल का आदेश। आपने देखा पेपर में कि यार ये तो मतलब अब देशों के बड़े बड़े जो पुरस्कार है, सम्मान है, उनको भी पूछ रहा। आपने अमेरिका का रटना शुरू कर दिया, आपने चाइना का रटना शुरू कर दिया, आपने बांग्लादेश का अब कितने देशों का रटोगे? नहीं आएगा पेपर में। आएगा वो जो नागरिक सम्मान भारत के किसी व्यक्ति को आजकल हाल ही में या इसी साल या 1-2 साल पहले या 1-2 साल बाद मिलेगा, उसको ही पूछता है। उसको पूछने का कारण ये है ना कि मिला है हमारे भारत के आदमी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को, तो इसीलिए पूछ लेता है कि
तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे देशों के रटते फिरो, नहीं, ये पढ़ने की टेक्निक होती है। ऐसे ही पढ़ो कि जो करंट में चल रहा है ना उसी को वो कहीं ना कहीं जीके से जोड़ देता है। अब आपको तो लगेगा कि ये जीके का क्वेश्चन आ गया, क्या कहते हैं रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, आपको लगेगा ये जीके का क्वेश्चन है। जीके का नहीं, करंट अफेयर्स के आड़ में जीके डाल दिया उसने। वही बात मैं कर रहा था कि आपको दिखेंगे करंट अफेयर्स कितने 5-7, लेकिन आते हो 50 क्वेश्चन के बराबर, आपका 50 नंबर तक की हेल्प कर देता हो आपके इधर उधर से, समझ गए ना। तो आपको याद रखना है कि रूस का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वो कौन सा है ये, और किसे मिला है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है रूस की यात्रा के दौरान, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पुरस्कार का नाम है। अब पुरस्कार कब दिया गया था, 9 जुलाई 2024 को। कब दिया गया, 9 जुलाई 2000। इसको याद रख सकोगे तो रख लेना याद भी, क्योंकि भाई नरेंद्र मोदी को मिला है तो डेट भी हो सकता है पूछ ले, खैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलो अगला क्वेश्चन है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया, तो किसे किया गया, गौतम गंभीर को, जो पुरुष की क्रिकेट टीम है उसका मुख्य कोच। अब ये इसलिए मैं, अगर क्या कहते हैं भारत वर्ल्ड कप नहीं जीतता ना तो मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं बताता। वर्ल्ड कप जीता है तो उस वजह से ये भी प्रभावी हो गया। देख रहे हो कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है चीजें, और उस वजह से इसको पूछेगा कि भारत की जो वर्ल्ड कप जीत रखा तो पुरुष की क्रिकेट की टीम जो अभी बहुत फेमस हो गई, अब उसका जो कोच है वो इंपॉर्टेंट हो गया, नया भी बना है तो करंट अफेयर्स के लिए ज्यादा हो गया इंपॉर्टेंट। और अब जो है इसके गौतम गंभीर तो है ही है इंपॉर्टेंट, पर राहुल द्रविड़ भी इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि नया कोच कौन बना है, गौतम गंभीर, लेकिन गौतम गंभीर ने किसका स्थान लिया है, राहुल द्रविड़ का, ये भी ध्यान रखना। भारत ने जब T20 पुरुष विश्व कप जीता 2024 में, तो उस समय भारतीय क्रिकेट के मुख्य कोच की भूमिका में कौन थे, या मुख्य कोच कौन थे, तो राहुल द्रविड़ थे, और उनके स्थान पर अब किसे बनाया गया, गौतम गंभीर को। ये याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो लिख भी रहा है यहाँ पे, जुलाई में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। ठीक है, देखो जरा इसमें क्या हो भाई, अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जरा आपको क्या करना है, ये देखो पेरिस 2024 के जो पेरिस ओलंपिक खेल हैं उनके उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है, बहुत पूछा जाता है। ओलंपिक शुरू होने वाले हैं और जो ओलंपिक के जो ध्वजवाहक होते हैं ना भाई, वो क्या होते हैं, एक तो मतलब उद्घाटन समारोह में होते हैं और एक समापन समारोह में होते हैं। लेकिन जो समापन समारोह वाला होता है ना वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। जब ओलंपिक के समापन होगा तो उस दौरान जो होगा वो समारोह में जो होगा क्या कहता है, उस दौरान अगर कोई पेपर हो गया तो आ सकता है उसी समय। लेकिन ज़्यादातर जो है जो उद्घाटन समारोह होता है उसका ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका जो है आंसर है क्या है, PV सिंधु और अचंता शरत कमल। तो ये दोनों जो है क्या है आपके जो 2024 के पेरिस ओलंपिक होने हैं इसके ध्वजवाहक है भारत के, है ना। तो ये ध्वजवाहक जो है यही पूछता है ना। तो ये देखो PV सिंधु और अचंता शरत कमल को पेरिस ओलंपिक 2024 उद्घाटन समारोह में के दौरान ध्वजवाहक होंगे, है ना। तो ये अभी होने वाले हैं। चलो इंपॉर्टेंट है, देखो ये देखो बहुत खास, ये क्वेश्चन लंबे टाइम के लिए खास है, जीके का क्वेश्चन बन गया। जुलाई 2024 में शुरू किए गए नीति आयोग के ये देखो संपूर्णता अभियान, वैसे संपूर्णता अभियान जो ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं है, इसकी टाइम दिया गया है, अभी मैं बताने वाला हूँ आगे डिटेल में। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये प्रश्न कई प्रकार से पूछेगा कि जुलाई 2024 में शुरू किए गए नीति आयोग के संपूर्णता अभियान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों संकेतकों की 100% संतृप्ति प्राप्त करना, है ना। तो कुल मिला के ये तो आपको छोड़ो, 100% का मतलब है कि सारी चीज़ों को लेना है, उसमें समझने वाली बात है। परंतु खास बात यह कि 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों के संकेतकों को जो है इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। और ये किसने स्टार्ट, ये देखो क्वेश्चन इस तरीके से घुमा देगा कि 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों के संकेतकों की 100% संतृप्ति प्राप्त करने के लिए नीति आयोग ने कौन सी योजना की शुरुआत की है। तो कौन सी योजना की शुरुआत की है, कौन सा अभियान चलाया है, तो संपूर्णता अभियान। या फिर पूछेगा संपूर्णता अभियान किसने चलाया, बोल देगा विदेश मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने, वित्त मंत्रालय ने, या फिर नीति आयोग ने। ये पूछेगा जरूर, ये ज्यादा इस तरीके से आने के चांसेस ज्यादा। तो संपूर्णता अभियान किसने चलाया है, तो नीति आयोग ने। कब चलाया है, जुलाई 2024 में। ये भी ध्यान रखना। देखो डिटेल में बताते हैं जरा इसमें क्या, और डिटेल में बताएगा अगर कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा हमें। देखो क्या बता रहा है
कि ये चलो आंसर में लिखा, नीति आयोग ने 4 जुलाई 2024 को, ये डेट याद रखना, 4 जुलाई 2024 इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, कौन सा अभियान चलाया है, तो संपूर्णता अभियान चलाया है, लॉन्च किया है, और ये 4 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक है, सितंबर तक है, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, है ना, 2 महीने का है, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, 2 महीने, 2-2.5 महीने का है। लेकिन ये लंबे टाइम तक प्रश्न पूछते जाएगा। अगर ये सफल हो गया ना, तब तो हो सकता है कि इसको आगे भी बढ़ाया जाए, ये जरूरी नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा, पर अभी इन्होंने इतने टाइम के लिए रखा। अगर ये सफल हो गया तो आगे भी बढ़ाया जा सकता है, अगर नहीं भी बढ़ाया जाएगा ना, तो लंबे टाइम तक ये प्रश्न पूछेगा कि संपूर्णता अभियान किसने चलाया था और कब चलाया था। तो नीति आयोग ने चलाया था, और कब चलाया था, 4 जुलाई 2024 को, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसमें कितने क्षेत्रों, कितने सामाजिक क्षेत्रों को लिया गया है, ये भी जरूर याद रखना, कितने सामाजिक क्षेत्रों के संकेतकों को लिया गया है, तो 12, ये 12 भी याद रखना, 12 का नंबर, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन था भाई, 17वां, हाँ 17वां हो गया है ना। देखो, भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो संयुक्त सैन्य अभ्यास का तो एक नया क्वेश्चन, एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, याद रखना, एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये, ठीक है ना, इसको जरूर याद रखना, बहुत ही मतलब, भारत और मंगोलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण, कौन सा संस्करण है ये, 16वां संस्करण है, ये भी याद रखना है। और कब से कब तक चला है, जुलाई 3 जुलाई 2024 को, 3 जुलाई 2024 को ये देखो उमरोई में हुआ, और उमरोई कहाँ पड़ता है, भारत के मेघालय में, मेघालय भी पूछ दे सकता है कि कहाँ पे हुआ ये संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो भारत और, देखो कैसे पूछेगा, जो भारत और मंगोलिया के बीच एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है कहाँ पे हुआ था, तो हो सकता है उमरोई दे दे, या हो सकता है उमरोई मेघालय दे दे, दोनों, या मेघालय दे दे, है ना, ऐसे करके। तो ये क्या है, एक विदेशी प्रशिक्षण है, नोड में शुरू हुआ था, तो ये 3 जुलाई से, ये देखो ये जरूर याद रखना, 3 जुलाई से 16 जुलाई तक चला था, है ना, 3 जुलाई से 16 जुलाई, जुलाई हो गई ना, 16 जुलाई खत्म, तो हो गया ये, तो इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, आएगा पेपर में। एक और भी आएगा संयुक्त सैन्य अभ्यास, तीसरा भी आएगा एक, है ना। जुलाई 2024 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ये देखो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, देखो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है ये, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग किसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर BN गंगाधर, इसको याद रखना। तो डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और खास बात ये भी इसमें आ सकती है कि इससे पहले क्या था, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये भी ध्यान रखना, 4 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, पूछता है, देखो यहाँ पे लिख भी रहा होगा, और ये कौन थे, इससे पहले क्या थे ये देखो, ये बहुत खास है, पूछता है यहाँ पे पेपर में प्रश्न, देखो डॉक्टर BN गंगाधर को 4 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, 4 साल के, क्योंकि 4 साल की ही अवधि होती है, पूछ सकता है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अब देखो, अगर जीके में पढ़ाया जाए, पॉलिटिकल में हो या कुछ भी आयोग, इतने सारे आयोग है, अब सबके बारे में उतना नहीं बताया जा सकता क्लास में, तो ये करंट अफेयर्स के माध्यम से कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें कवर हो जाती है। आपसे पूछ लेगा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो हो जाएंगे सब ठप, अब पढ़ा ही नहीं कभी, तो दे देगा वहाँ पे 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, क्या लगाएंगे, जो आएगा ही नहीं तब छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये याद रखें, तो ऐसे ऐसे करंट अफेयर्स से चीज़ें कवर हो जाती है। तो 4 साल की जो इसकी अवधि होती है, और एक चीज़ जरूर याद रखना, वह पहले मेडिकल असिस्टेंट एंड रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष थे, ये जरूर याद रखना, है ना। देखो डॉक्टर BN गंगाधर जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, वो उससे पहले जो है किस चीज़ के अध्यक्ष थे, कहाँ पे थे, किस पोस्ट पे थे, ये जरूर याद रखना। ये भी बहुत बड़ा पद होता है अपने आप में, मेडिकल असिस्टेंट एंड रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष, है ना, जो रेटिंग दिए जाते ना मेडिकल के क्षेत्र में, उसके अध्यक्ष थे वो। रेटिंग जैसे बोलते हैं हम, 4 स्टार दिए गए, 5 स्टार गए, 3 स्टार गए, है ना, ऐसे करके। तो ये ध्यान रखना, ये पूछ सकता है पेपर में प्रश्न। देखो 1900 जरा, जुलाई 2024 में देखो, ये अभी अभी हुआ भाई, देखो भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई दुखद दुर्घटना जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई है, पता
इसके बारे में सुना है? कितने लोगों ने सुना है भाई? सुना है ना? बस तो उसी की बात करें। जो सत्संग हो रहा था एक अभी चर्चा में, सत्संग में क्या मच गई? भगदड़। जो बाबा थे उनके पांव छूने के चक्कर में क्या मच गई? वहां पे भगदड़ मच गई, और भगदड़ से जो है 121 लोगों की जान चले गई। 121 लोगों का एक ही जो कोई फंक्शन है या कोई सत्संग चल रहा है या कोई मीटिंग चल रही है, वहाँ पे 121 लोगों की डेथ होनी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसलिए पेपर में आएगा, कंफर्म है ये भी, है ना। तो सबसे पहली बात तो इस तरीके से पूछेगा कि ये घटना हुई कहाँ पे, तो हाथरस में हुई ये घटना। कहाँ हुई? हाथरस में। अभी इसका आंसर जो है सी है, लेकिन यहाँ पे डिटेल में देखो, डिटेल में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो पेपर में बन सकता है इसका अलावा क्वेश्चन। देखो उत्तर प्रदेश के हाथरस जिला, ये हाथरस क्या है? एक जिला है। एग्जैक्ट जगह देखो, सिकंदरारू है ये, है ना, सिकंदराराऊ, है ना, सिकंदराराऊ। सिकंदराराऊ क्या है? तहसील है। और एग्जैक्ट जो जगह है ये इसको पूछ सकता है भाई। ये देखो कौन सा गांव है ये? रतिभानपुर मुगलगढ़ी। गांव का नाम है रतिभानपुर मुगलगढ़ी, ये गांव है। इस गांव में हुई है घटना, तो ये आपका इस गांव का नाम पूछ सकता है, या फिर सीधा ये जिले का नाम पूछेगा, और या राज्य का नाम पूछेगा। किस राज्य में हुई? उत्तर प्रदेश में दे देगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, है ना। कौन से राज्य में हुई? उत्तर प्रदेश में हुई। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला था? हाथरस जिला था, और गांव का नाम क्या था? रतिभानपुर मुगलगढ़ी। दूसरी बात, ये घटना हुई कब? तो 2 जून 2024 को। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये घटना कब हुई? 2 जून 2024 को। और कितने लोगों की जाने गई है इसमें? तो 121 लोगों की जाने गई है, ये भी पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना हो गई अपने आप में न्यूज में। देखो आप लोग देखना यहाँ पे 2 जून, जून पूरा जून का महीना, अभी क्या चल रहा है? जुलाई। जुलाई भी लगभग खत्म, और अभी जो है लगभग समझो 2 महीने हो गए, अभी भी ये न्यूज में जो है इसके बारे में चर्चा हो ही रही। तो सोच लो जरा कितना प्रभावी क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, तो इसको ध्यान रखना है ना। ये सत्संग चल रहा था, ये भोले बाबा का सत्संग। चलो लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न हमारे पास थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री। ये देखो भाई, संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? मैत्री। का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, या 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये देखो भाई, इसको ध्यान रखना। देखो उसने एक ऑप्शन में दे रखा फोर्ट वाचिराप्रकन टाक प्रांत थाईलैंड, यही है इसका आंसर। इसका आंसर यही है, फोर्ट वाचिराप्रकन टाक प्रांत थाईलैंड। तो ये याद रखना आपको, थाईलैंड में हो रहा है, और ये आपका भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच हो रहा। नाम क्या है इसका? ये इंपॉर्टेंट है। भारत और थाईलैंड सेनाओं के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ? नाम पूछता तो कौन सा सैन्य अभ्यास है? तो मैत्री। नाम क्या है उसका? मैत्री। दूसरी बात कि मैत्री सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? तो थाईलैंड के वाचिराप्रकन में। अब देखो जरा इसके बारे में, ये कब हुआ, और 33 ये क्या कहते हैं 13वां संस्करण है, ये जरूर याद रखना। तो ये तो यहाँ पे तो लिख ही रहा है। देखो भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण 1 से 15 जुलाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 से 15 जुलाई तक थाईलैंड के